नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को हम प्रदर्शित कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने फिनोल के और अल्कोहल के एसिडिक बिहेवियर की तुलना की थी, जिसके अंतर्गत फिनोल की जो एसिडिक नेचर थी या एसिडिक स्ट्रेंथ थी वो क्या आ रही थी, वही अल्कोहल की तुलना में क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। आज हम पढ़ने वाले हैं, तुलना ही करने वाले हैं, लेकिन फिनोल की तुलना हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप, फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति या अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करें। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा टॉपिक है, हम फिनोल के एसिडिक व्यवहार को ही आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और फिनोल के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या अम्लीय प्रकृति है उसकी तुलना कर रहे हैं हम किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें पता है कि जब भी हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो उसके H+ आयनों के यानी कि जितनी उसके H+ दान करने की प्रवृत्ति होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, या फिर हम उसके बने हुए ऋणायनिक स्पीसीज के स्थायित्व के आधार पे भी हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि हम अम्लीय स्ट्रेंथ है या तो उसकी H+ दान करने की जो प्रवृत्ति है उसकी बात करते हैं, या फिर बात करते हैं किसकी भी, जो ऋणायन है या H+ दान करने के बाद में जो ऋणायनिक स्पीशीज है उसके स्थायित्व की बात करते हैं। हम इस दोनों पॉइंटों के आधार पे ही हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखिए यदि आज हम बात करें कि किस प्रकार से ये फिनोल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम एसिडिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है या फिर ज्यादा करता है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं फिनोल को, इसके OH समूह इस प्रकार से लिख देते हैं अपन, इसके इप्सो पोजीशन पे क्या लगा होता है भाई, OH समूह लगा होता है। एक तरफ हम लिख देते हैं किसको भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हमें पता है जिसके H+ दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर हम ऋणायन के स्थायित्व को हम रेजोनेंस के माध्यम से भी समझ रहे थे। जबकि हमें यहाँ पे देखना है यदि इसका ऋणायनिक स्पीशीज बनाता हूं मैं, देखिए इसने क्या त्याग दिया है, H+ आयन को, और इसने भी क्या त्याग दिया है, H+ आयन को। तो ऋणायनिक स्पीशीज यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, अर्थात यहाँ पे क्या बन चुका है, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। इसी प्रकार से इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ का दान कर दिया है, जिसी कारणवश से इसके पास में शेष बच गया है कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसको इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, ये बन गया क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखिए हम इस ऋणायनिक स्पीशीज के स्थायित्व के आधार पे या ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देखिए हमें पता है फिनोक्साइड आयन में इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड स्टेट इजीली बन रही है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो इस नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट किधर हो जाता है भाई, पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये है फिनोक्साइड आयन के बारे में। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से क्या कौन सा इफेक्ट कार्य कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट कार्य कर रहा है, या अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट कार्य कर रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट कार्य कर रहा है, तो
देखिए ये ऑक्सीजन इधर इन्वॉल्व होगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारणवश से क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पर जो ये ऑक्सीजन है हमारा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो चुका है, यानी कि इसने इन्वॉल्व कर लिया है रेजोनेंस के अंतर्गत। तो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है भाई, कम हो चुकी है, मैं कह सकता हूं डिक्रीज हो चुकी है, जिससे H+ का निकलना क्या हो जाता है भाई, H+ का निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि जिसका H+ का निकलना आसान हो गया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई भाई, उतनी ही ज्यादा हो गई। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मोस्टली रूप से कार्बोक्सिलेट आयन के, तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ भी वही कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अगर मैं कॉन्जुगेशन को या रेजोनेंस को यहाँ पे मैं इंडिकेट करूं तो देखिए नेगेटिव बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसकी यदि मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं तो देखिए क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, या आर इस प्रकार से, तब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेजोनेंस तो दोनों में ही पॉसिबल है, लेकिन स्थायित्व किस आधार पे दें, तो मोस्टली रूप से यदि मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्थायित्व की यदि मैं बात करता हूं तो मोस्टली रूप से देखिए यहाँ पे तो कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही हैं, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। हमें ये भी पता है क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है वो एक प्रकार से बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि जैसे ही इस जो नेगेटिव चार्ज ने इधर शिफ्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर वापस से उसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अर्थात यहाँ पे एक प्रकार से संतुलन की अवस्था बन रही है। तो मैं यहाँ पे इनको बोल सकता हूं बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, या इन्हें मैं बोल सकता हूं संतुलित अनुनादी संरचना। तो जो भी अनुनादी संरचनाएं यदि बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका स्थायित्व जो बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं है उनकी तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अतः इन दोनों यदि फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन की यदि मैं स्थायित्व की बात करूं तो मोस्टली रूप से स्थायित्व अधिक होता है कार्बोक्सिलेट आयन का। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से एक प्रकार से बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, इसी कारणवश से इसका स्थायित्व ज्यादा हो गया। और हमें पता है जिस रेनायनिक स्पीसीज का स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक जो प्रवृत्ति है या एसिडिक सामर्थ्यता है वो उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रेजोनेंस, फिनोल का रेजोनेंस इसके रेजोनेंस की तुलना में कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली रूप से 5 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही है। लेकिन जो बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, जो सिंपल या साधारण रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व अधिक होने के कारण या फिर इसकी H+ दान करने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारणवश से तो मैं कह सकता हूं कि फिनोल की तुलना में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोस्ट या मोर एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने 3 बातों को समझा है, पिछली कक्षा में हमने इसकी तुलना अल्कोहल से की थी फिनोल की, और आज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हमारा हम कह सकते हैं जो फिनोल है वो अल्कोहल की तुलना में तो क्या है भाई, अल्कोहल की तुलना में तो क्या दर्शाता है, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ या प्रबल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जबकि यहाँ पे जो फिनोल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी तुलना में क्या दर्शाता है भाई, कम अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये बातें हो गई किसकी भाई, अम्लीय सामर्थ्यता की, या मैं बात करूं अम्लीय व्यवहार की, तो ये हो गई अम्लीय सामर्थ्यता।
इतनी बातें हम कर चुके हैं, यानी कि इसके एसिडिक व्यवहार की बातें हम कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा इसी पॉइंट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है, या जो भी यदि मैं बात करूं, यदि फिनोल के साथ में जो अन्य प्रतिस्थापी समूह है वो फिनोल की एसिडिक नेचर के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डालिए आप, फिनोल के अम्लीय व्यवहार पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी कि जो भी हमारी फिनोल रिंग होगी इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट यदि जोड़ दिए जाएं तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से प्रभावित होती है, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्टली रूप से प्रतिस्थापियों के रूप में जो भी ग्रुप्स हैं, यानी कि इसके में मोस्टली रूप से आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मोस्टली रूप से या तो -I प्रभाव वाले होंगे या +I प्रभाव वाले होंगे, या -M या फिर -R वाले होंगे, या +M या फिर +R वाले समूह इस रिंग के साथ में जुड़े हुए होंगे। और ये जो जुड़े हुए समूह हैं ये इस रिंग को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के बाहर कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, जिससे किस प्रकार से अर्थात प्रभावित करते हैं। तो आप इस बात को इधर समझिएगा बोर्ड के ऊपर। देखिए मोस्टली रूप से ये हमारा क्या है, फिनोल है। यदि फिनोल का ये OH समूह, तो मोस्टली रूप से ये OH समूह है, इस पोजीशन को बोला जाता है इप्सो पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो हो गई, ये कौन सी हो गई, मेटा हो गई, एंड ये पेरा हो गई। तो ये भी ऑर्थो हो गई एंड ये मेटा हो गई। इस प्रकार से यहाँ पे ये पोजीशंस है इस प्रकार से। तो ये देखिए इप्सो पोजीशन के ऊपर कौन सा समूह लगा हुआ है, OH समूह। लेकिन हमें तो फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मोस्टली रूप से यदि इस रिंग के साथ में, यदि मैं इस रिंग के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हो भाई, दान करते हो, या इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हो या दूसरी तरफ धकेलते हो, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हो भाई, रिपेल करते हो। या इसी रिंग का यदि मैं इसी रिंग के साथ में दूसरा ग्रुप यदि मैं जोड़ देता हूं, ये फिनोल हो गई, एंड इसी के साथ में यदि मैं अटैच्ड करता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अर्थात यहाँ पे क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाले होंगे। इन दोनों कंडीशंस को अपन समझते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो मोस्टली रूप से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या करते हैं, जो वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये क्लाउड है, इसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, नहीं सॉरी क्या कर देते हैं, डोनेट कर रहे हैं, जिसके कारण से इस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन मोस्टली रूप से हमें देखना है रिंग के बाहर, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करता है, ये अटैच्ड है किससे, ऑक्सीजन आयन के साथ में। तो देखिए ये डोनेटिंग ग्रुप है, वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मोस्टली रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की भी बढ़ा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रूप से यदि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो मोस्टली रूप से सिग्मा पे लगेगा, तो मोस्टली रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ा रहे हैं, ये ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। यदि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, अत्यधिक कर दी, जिससे H+ को टाइटली बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन, यानी H+ का निकलना है वो क्या हो जाएगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पर इन्होंने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है।
जिसके कारण यदि H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। दूसरी ओर देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन को आप देखिए। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अर्थात एक्सेप्टर स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, यदि खींचेगा तो वलय में, यदि रिंग के अंतर्गत बात करूं तो वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देगा, ये कमी कर देगा। देखिए तो फिर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट होगा, जिसके कारण से इजीली रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगी भाई, कमी हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो गई तो H+ का निकलना क्या हो जाता है साहब, आसान हो जाता है। और यदि H+ दान करने की जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं तो इसकी अम्लीय व्यवहार है या अम्लीय प्रकृति है उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो दो बातें आपको समझ में आई होगी। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा या इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ा देगा, जिससे H+ का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे H+ का निकलना आसान हो जाएगा। अब आगे हम विभिन्न प्रभाव देखेंगे कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, यानी +I क्या प्रभाव दर्शाता है, -I क्या प्रभाव दर्शाता है, +M क्या प्रभाव दर्शाता है, -M क्या प्रभाव दर्शाता है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।